सभी को नमस्कार। कल हमने देखा था पंचप्रयाग के बारे में और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की जलवायु। सही है। तो कल की वीडियो में तो आप लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बहुत कम देखी, लेकिन आज की जो है मेन है, बहुत ही अच्छा वो टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में इसको समझाया भी है। मैंने समझाने की कोशिश भी की है इसको। तो भारत की जलवायु को देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जलवायु आखिरकार होती क्या है। सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलवायु क्या होती है। तो आइए देखते हैं जलवायु क्या होती है। कि जलवायु जो ना पिछले 35 वर्ष की मौसमी दशाओं का एक औसत होता है। सही है। पिछले 35 वर्षों की मौसमी दशाओं का औसत होता है। सही है। अब बात करते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु ना वो उष्ण मानसूनी जलवायु है। उष्ण मानसूनी जलवायु। अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ ये है कि जो भारत की जलवायु ना, हम इसको दो पार्ट में विभाजित करके पढ़ेंगे। सही है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या है, इसमें एक तो प्राचीन विचारधारा के आधार पर बांटते हैं इसको। प्राचीन विचारधारा। और एक दूसरा आधुनिक विचारधारा। सही है। आधुनिक विचारधारा। ये जो प्राचीन विचारधारा है ना, इसको चिर सम्मत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिर सम्मत। चिर सम्मत विचारधारा। और इसको कहते हैं अभिनव विचारधारा। आधुनिक विचारधारा को अभिनव विचारधारा भी कहते हैं। अब ये जो चिर सम्मत विचारधारा है और ये जो अभिनव विचारधारा है, इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें तो हम पढ़ेंगे तापीय संकल्पना को। तापीय संकल्पना। ठीक है। और इसमें जो आधुनिक विचारधारा है ना, इसमें हम लोग कई सारी विचारधाराएं आती है जिन्हें पढ़ते हैं। जैसे वायु संकल्पना है, वायु राशि संकल्पना। इनका हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी गतिक संकल्पना, आधुनिक वाली में गतिक संकल्पना। और इसमें एक और है जेट स्ट्रीम संकल्पना है ना। और मोनेक्स अवधारणा। और इसमें एक और है रेडान अवधारणा। सही है। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हम प्राचीन विचारधारा की यानी कि चिरसम्मत विचारधारा की जो है ना तापीय संकल्पना, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक एक करके हम सबको देखेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तापीय विचारधारा को या संकल्पना को। तापीय संकल्पना। ठीक है, देखते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक
ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक एडमंड हेली ने एडमंड हेली एडमंड हेली ने 1656 ईस्वी में किया था, 1656 में किया था। सही है। अब देखते हैं यहाँ से मेन चीज़ जो ना यहाँ से समझने वाली है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इनके अनुसार, किसके, एडमंड हेली के अनुसार या तापीय संकल्पना के अनुसार थल एवं जल के ऊष्मन की दर में अंतर के कारण मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने क्या बताया था कि इनके अनुसार थल एवं जल के ऊष्मन की दर में अंतर के कारण मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। सही है। अब इसके बाद में मेन चीज़ शुरू होती है। इसके बाद में देखिए अब हम इसको कैसे देखेंगे। इन्होंने क्या कि 21 मार्च को इन्होंने बताया कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, या 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगती हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाती है। सही है, स्थापित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है तथा वायुदाब कम होने लगता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। देखिए, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जहाँ पर ज़्यादा पड़ेंगी तो वहाँ पर तापमान बढ़ेगा, और जहाँ तापमान बढ़ता है वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ना भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप तथा निम्न दाब की एक स्थिति बन जाती है। ठीक है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप तथा निम्न दाब हो जाता है। सही है। और इसी समय, ठीक है ना, इसी समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी
भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा निम्न ताप तथा उच्च दाब की स्थिति में आ जाते हैं। सही है। और अब क्या होगा, देखिए जहाँ पर उच्च दाब होता है ना, वहाँ से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो अब क्या होगा, अब ठीक है, इसके बाद में अब अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने लगती हैं। सही है। जब हवाएं चलने लगती हैं तो ये हवाएं, क्योंकि देखिए ये हवाएं जो हैं कहाँ से आ रही हैं, अरब सागर और बंगाली खाड़ी से। तो ये हवाएं आर्द्रता युक्त होती हैं, सही ना, आर्द्रता युक्त होती हैं। तो ये जब हवाएं भारत में पहुंचती हैं तो ये हवाएं भारत में पर्वतों से टकराती हैं, पर्वतों से टकराकर इनका आरोहण होने लगता है। मतलब ये होगा कि जब ये हवाएं भारत में आएंगी और पर्वतों से टकराएंगी, तो पर्वतों से टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो और ठंडी होंगी तो वही उसी से वर्षा होने लगती है, इनका आरोहण होता है। तथा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा है, 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें आ रही हैं तो ग्रीष्म ऋतु होगी। तथा ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा करती है, हैं। तो ये जो हमारी तापीय संकल्पना है ना, वो ये कहती है कि ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है वो इस प्रकार से होती है। इसके बाद में देखिए हम देखते हैं कि 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर 23 सितंबर के पश्चात 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित हो जाती हैं। सही है। जब वहाँ पर स्थापित हो जाएंगी तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होगा कि निम्न ताप तथा उच्च दाब हो जाती है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न ताप तथा उच्च दाब
हो जाता है। सही है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न ताप तथा उच्च दाब हो जाता है। जब निम्न ताप और उच्च दाब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, अब अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा उच्च ताप तथा निम्न दाब हो जाता है। निम्न दाब हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब भारतीय उपमहाद्वीप से सागर की ओर पवनें चलने लगती हैं, ठीक है ना। तथा अब भारतीय उपमहाद्वीप से सागर की तरफ पवनें चलना प्रारंभ कर देती है। सही है। और जब पवनें जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप से या इनके स्थल से सागर की तरफ जाएंगी तो आर्द्रता रहित होंगी, ठीक है, चलने लगती हैं। तो ये पवनें आर्द्रता रहित होती हैं, यानी कि इनमें आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है। जब आर्द्रता नहीं होती है तो इसलिए शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि शीत ऋतु में तो भारत में वर्षा होती है, उत्तरी भारत में, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, वो कहाँ से होती है और कब होती है। तो लिखेंगे शीत ऋतु में भारत में वर्षा, ठीक है। तो ये जो ना शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती है तापीय संकल्पना के अनुसार, लेकिन जो शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है हम उसकी बात करते हैं, वो क्यों होती है। शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये एक चक्रवाती पवनें होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, चक्रवाती पवनें होती है। इनसे क्या है ना, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में वर्षा होती है। उत्तरी भारत जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में वर्षा होती है। सही है। तो ये तो हुआ हमारा तापीय संकल्पना। और कल जो है ना, हम आधुनिक विचारधारा में जो कई सारी लिखवाई थी, वायु राशि, गतिक, जेट स्ट्रीम, मोनेक्स अवधारणा, रेडान,
इनकी एक एक करके बात करेंगे। सही है। तो अगर वीडियो में नॉलेज आपको बहुत अच्छी लग रही हो, नॉलेज अगर आपको अच्छी लगती हो तो बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और जब तक के लिए धन्यवाद।